हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। चैप्टर नंबर 6 है जियोग्राफी का और ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ हम एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं विद नोट्स। ठीक है, आपके सामने नोट्स हैं, एक एक चीज़ मैंने कवर करवाई है इसके अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम चैप्टर शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो यार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू अ मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। जब आप किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो लार्ज क्वांटिटी में, तो इसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, आपने गन्ना लिया, गन्ना क्या है, एक रॉ मटेरियल है, उसको फैक्ट्री में डाला, प्रोसेस करके चीनी बनाई। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। फैक्ट्री में डाल के, फैक्ट्री में लार्ज क्वांटिटी में। अगर आप अपने घर में गन्ने का जूस बनाते हो तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप कितने गन्ना, एक गन्ना, दो गन्ना, तीन गन्ना, चार गन्ना, पांच गन्ना, इससे ज़्यादा की तो आप जूस नहीं निकाल सकते, चीनी नहीं बना सकते। बट आप फैक्ट्री में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसीलिए उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, आपको पता ही है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक सेकेंडरी सेक्टर में आती है। ठीक है, प्राइमरी में आता है आपका एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग, और टर्जरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, उसमें आता है आपका डॉक्टर, इंजीनियर, सारी की सारी सर्विसेज आती है। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जितना ज़्यादा माना जाता है कि जितना ज़्यादा किसी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो करती है ना, जितना ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होता है, उतना ही कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में भी डेवलपमेंट होता है, वो भी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा बढ़ती है उस कंट्री की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ में चलती है, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। मैंने जानबूझ के ऐसी हेडिंग लिखी है, ऐसी हेडिंग मिलेगी नहीं आपको, मैंने जानबूझ के लिखी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। देखो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एग्रो इंडस्ट्री गिव बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग देम टूल, प्रोडक्ट सच एज फर्टिलाइजर एटसेट्रा। ठीक है, जो आपकी इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर बन रहा है, ट्रैक्टर बन रहे हैं, पाइप्स बन रहे हैं, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए अलग अलग मशीन्स वगैरह बन रही है, वो क्या होती है, एग्रीकल्चर में यूज़ होती है। तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ता है ना, बढ़ता, तो इसीलिए जो एग्रीकल्चर है वो कहीं ना कहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। और जो आपकी इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। कैसे? देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने फर्टिलाइजर बनाया, पीवीसी पाइप बनाया, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई, तो बेचेंगे कहाँ पर, बेचेंगे तो फार्मर को ही, तो वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। समझ आ गया ना? तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से वो ये है आपका कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या क्वेश्चन आपसे चेंज करके भी पूछा जा सकता है कि व्हाई इज इट कंसीडर एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, व्हाई मैन्युफैक्चरिंग कंसीडर एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहली बात तो है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करता है, इसलिए वो बैकबोन है। क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैन्युफैक्चरिंग को, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बैकबोन है इकोनॉमी की। और साथ ही में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, वो एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट कम करती है, एग्रीकल्चर से डिपेंडेंस कम करती है। कैसे? देखो, जो बंदा ऐसा है जिसको एग्रीकल्चर में जॉब नहीं मिल रही, वो क्या करेगा, मतलब लेबर वगैरह का काम नहीं मिल रहा, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर लेगा, फैक्ट्री में काम कर लेगा, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी कम हुई है ना। अब जिन बंदों को एग्रीकल्चर में काम नहीं मिलता वो सेकेंडरी सेक्टर में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। वही है, लोगों को जॉब मिल जाती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और साथ में जब उनको जॉब मिलती है तो वो गरीबी से भी निकल पाते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि हेल्प इन ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटी बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द रूरल एंड ट्राइबल एरिया। इसका मतलब है कि आपके एरिया के अंदर, मान लो अगर कोई रूरल एंड ट्राइबल एरिया है ना, वहाँ पर जब इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हो जाती है ना, तो उस एरिया का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो डिस्पैरिटी है ना गाँव और जो आपके शहरों में जो डिस्पैरिटी है, जो अलग है, वो कम होने लगता है। ठीक है, जो फैसिलिटी शहरों में मिलती है वही गांव वाले इलाके में भी मिलने लग गई है, क्योंकि वहां पर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लग गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज। जब आप दूसरी कंट्री में अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भेजते हो, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में बनाकर भेजते हो, तो आपके पास पैसा आता है ना, पैसा किस में, रुपए में आएगा, बिल्कुल नहीं डॉलर में, क्योंकि वहाँ पर जो रहते हैं वो तो उनके पास तो अलग अलग करेंसी होगी, किसी के पास डॉलर होगा, यूरो होगा, पाउंड होगा, तो वो अपनी अपनी करेंसी में भेजेंगे। ठीक है, अब ये जो लाइन लिखी हुई है बिल्कुल इससे जैसी है जो यहाँ पर लिखा हुआ था कि कंट्री दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ अ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। मतलब जो कंट्री रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देती है ना, तो वो कंट्री ज़्यादा प्रॉस्परस कहलाती है।
ठीक है, जैसे जापान वगैरह हो गया ना, तो और भी बहुत सारी कंट्री है जो, जैसे चाइना भी एक माना जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा डेवलप कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने रॉ मटेरियल को बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेस कर पा रहा है। ओके, चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, यानी हमारी जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो हमारी नेशनल जीडीपी वगैरह में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर मैं पिछले 2 डेकेड यानी 20 सालों की बात बताऊँ ना आपको, तो जो शेयर है ना इंडस्ट्रीज़ का, इंडस्ट्री यानी सारी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अलग होता है और दूसरी इंडस्ट्री अलग होता है। मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो जो शेयर है ना इंडस्ट्री का जीडीपी के अंदर, वो 27% है। अगर मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ ना, तो अब वीडियो स्लो कर लेना सेटिंग से, ठीक है, क्योंकि मेरे को जल्दी निपटाना है चैप्टर। तो जो शेयर है ना इंडस्ट्री का, वो 27% है, ठीक है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसमें से, वो सिर्फ 17% है। अब इसका मतलब क्या है, देखो और भी इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा और भी इंडस्ट्री होती है, जैसे कि माइनिंग। अब माइनिंग, ज़मीन से आप पत्थर निकाल रहे हो, तो रॉ मटेरियल से कोई वैल्यूएबल गुड्स में थोड़ा ना कन्वर्ट करो। पत्थर निकालना हो गया, ऑयल निकालना हो गया, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थोड़ा है। कोरिंग भी होता है, स्टोन वगैरह निकालना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, गैस वगैरह निकालना, तो ये मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है। आप बना रहे हो क्या, खुद बना रहे हो माइनिंग से, मतलब कोल वगैरह खुद तो नहीं बना रहे, स्टोन वगैरह खुद तो नहीं बना रहे, गैस वगैरह खुद तो नहीं बना रहे, आप तो ज़मीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं आएगा। तो इसलिए जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ 17% है इंडिया के अंदर, यानी 17% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। जबकि जो माइनिंग, कोरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और जो गैस वगैरह है ना, वो 10% ऐसी इंडस्ट्री है, 10%, ठीक है। हमारे इंडिया में दिखा रहा है कि 17% शेयर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हमारी जीडीपी में, जो कि बहुत कम है ईस्ट एशियन इकोनॉमी से। जो ईस्ट एशियन इकोनॉमी की जो भी कंट्रियाँ है ना, वो क्या करती है कि 20 to 25% शेयर है उनकी जीडीपी में, ठीक है। मतलब 20 to 25% और 30% या 35% जो शेयर है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है उनकी जीडीपी में, ठीक है। क्या हमने इसको सुधारने के लिए, 17% को सुधारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप लिए हैं? बिल्कुल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने एक NMCC, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल बनाई है, ठीक है। अब एक क्यों स्टैब्लिश करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा? सिंपल है, वो ये चाहती है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, वो इंडिया में ग्रो करे। फुल फॉर्म आ सकती है, याद रखना एग्जाम में। ओके, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन की। यानी मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, या इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे को एक फैक्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है, मैं कहाँ लगाऊँ? क्या क्या चीज़ें मेरे माइंड में होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मैं सोचूंगा एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने से पहले, ठीक है। इंडस्ट्रियल लोकेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेचर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इन नेचर, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कभी कभार इंडस्ट्रियल लोकेशन को तय करना। बहुत सारी अलग अलग फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। लोग ये सोचते हैं कि जहाँ पर रॉ मटेरियल है ना, वहीं लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई गन्ने का खेत है, तो वहीं पर चीनी की फैक्ट्री लगा लो कि सीधा सीधा गन्ना फैक्ट्री में पहुँच जाए, है ना। और साथ में लेबर सस्ते मिले, चीप लेबर मिले, कैपिटल, पैसा भी मिल जाए वहाँ पर, मतलब आसपास बैंक वगैरह हो, ऐसे इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटी हो। पावर सप्लाई इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यह है बिजली। आप ऐसे एरिया में तो वो लगाओगे नहीं फैक्ट्री जहाँ पर बिजली ना आती हो, क्योंकि फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीनें तो होगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और नेक्स्ट है मार्केट। ऐसा ना हो कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है, मैन्युफैक्चर करा है, उसको आपको सेल करने के लिए बहुत दूर ट्रांसपोर्ट करना पड़े, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप चाहते हो कि पास में ही आपको मार्केट वगैरह भी मिल जाए, ठीक है। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, अर्बनाइजेशन फॉलो। इसका मतलब है जिस एरिया में भी इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हो जाती है ना, उस एरिया का अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उस एरिया का नगरीकरण। व्हाट डू यू मीन बाय नगरीकरण? धीरे धीरे शहर बनता जा रहा है, मतलब वो बनता जाएगा जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्री लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सिटीज प्रोवाइड मार्केट and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultant and financial advice to the industry। पता ही है आपको, जो सिटी होती है, जो सिटी वाला इलाका होता है हमारा, ठीक है, वहाँ पर क्या होती है कि वहाँ पर आपको मार्केट भी मिल जाती है, लोग भी मिल जाते हैं खरीदने के लिए, साथ ही में सर्विसेज सच एज बैंक वगैरह भी मिल जाते हैं, इंश्योरेंस। गाँव में थोड़ा मुश्किल होता है, बट यहाँ पर सिटी वाले इलाके में मिल जाता है। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, रोड वगैरह अच्छी होती है, ठीक है, लेबर वगैरह, और साथ ही में जो फाइनेंशियल एडवाइस है ना, वो भी मिल जाती है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डेफिनेशन है ना, वैसे तो 1 मार्क्स में ही आती है, बट बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। मैं बता दूं, वैसे ही मैं ना अलग अलग हैंड रिटन नोट्स के साथ भी इसकी वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप वो देखना चाहते हो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अभी मैं यहाँ तेज बोल रहा हूँ, वहाँ पर मैंने बहुत आराम से विद एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल देकर समझाया, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। बट अगर आपका एग्जाम कल परसों है तो दोस्त यही देखो, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने छुड़वाई है, ठीक है। बट एग्जाम्पल थोड़ा सा मैंने कम दिया है, बट हाँ एक भी चीज़ मैंने आपको नहीं छुड़वाई यहाँ पर, ठीक है। चलिए जी,
और मैं एक और बात बोल दूं यार, ठीक है, कहीं आप एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसा मत करना कि अगर वीडियो हो 15 मिनट में आपको चैप्टर समझा रखा हो 16 मिनट, तो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो वीडियो तब काम आती है जब आप बिल्कुल एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले कोई चैप्टर समझ ना आ रहा हो, फिर वो देखो, वो ठीक है। बट अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो कम से कम एक आधे घंटे की वीडियो तो आपको देखनी ही पड़ेगी एक चैप्टर की, तभी जाकर कुछ होगा, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। मैनी इंडस्ट्री टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर इज नोन एज एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। अब देखो इसका मतलब क्या है। मैं एक जूते वाला हूँ, ठीक है, जूते वाला मतलब मेरी एक जूते की फैक्ट्री है, शूज़ की फैक्ट्री है। साथ ही में जो सोल होता है ना, सोल का मतलब होता है जूते के नीचे वाला जो एरिया, उसकी फैक्ट्री है। साथ ही में एक बैंक है, ठीक है, उसी के साथ में एक हम कह सकते हैं कि पैकिंग की जो मतलब इंडस्ट्री लगा रखी है, बंदा पैक ही करता है, यही काम है उसका। और साथ ही में एक शूज़ पॉलिश करने वाली जो इंडस्ट्री है वो लगा रखी है, होती है, शू पॉलिश करने वाली भी इंडस्ट्री होती है, ठीक है। मतलब पॉलिश वो वाली नहीं, थोड़ा कपड़े से अलग अलग उससे की जाती है, मशीन से की जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे साथ आ गए। अब ये क्या करते हैं, अर्बन सेंटर्स का फ़ायदा उठाते हैं। मैं सोल वाले मेरे पास में है तो मैं उससे ख़रीद लूँगा, फिर पैकिंग के लिए भेज दूँगा, पास ही में है। पैसे चाहिए होंगे, कैपिटल वगैरह चाहिए होगा तो मैं बैंक से मांग लूँगा। तो ये सारे के सारे साथ आ गए, ठीक है। जब बहुत सारी इंडस्ट्री एक जगह पर आती है, ठीक है, और फ़ायदा उठाती है अर्बन सेंटर्स का, अर्बन सेंटर्स यानी यही सिटीज़ वाला और जो अर्बन वाला एरिया है, एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे का फ़ायदा उठाती है, एक तरह से एडवांटेज गेन करती है, तो इसी को हम एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स कहते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं, सोचो मत, बस जो लिखा है ना वो लर्न कर लो। अगर आपको अभी भी थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, सिंपल है कि जब बहुत सारी इंडस्ट्री साथ में आ जाती है और वो अर्बन सेंटर्स का फ़ायदा उठाती है, एडवांटेज देती है, जो भी अर्बन सेंटर्स देता है हमें, उसको एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि बिफोर इंडिपेंडेंस मोस्ट इंडस्ट्री वर सेटअप नियर द कोस्टल एरिया। इसका मतलब है कि आज़ादी से पहले, आज़ादी पता है ना आपको, अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली है, गोरे लोगों से, ठीक है। तो जो गोरे लोगों की बात करें ना, तो ज़्यादातर है ना, आज़ादी से पहले जितनी भी इंडस्ट्री होती थी ना, वो यहाँ पर होती थी, कोस्टल एरिया में, इस तरफ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर गुजरात में, महाराष्ट्र में, यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगी। क्यों? सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि उस टाइम एरोप्लेन तो होता नहीं था। उस टाइम क्या होता था कि जो ट्रांसपोर्ट होता था, ठीक है, वो आपका शिप वगैरह से ही होता था। तो यहाँ पर आपको पता है कोस्ट एरिया पे यहाँ पानी पानी है, तो आराम से शिप से भेज दिया जाता था, पोर्ट फैसिलिटी आसानी से मिल जाती थी। इसीलिए ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है उस टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी कोस्टल एरिया पे ही होती थी, ठीक है। ओके जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सिंपल। अगर आपको वीडियो देखनी है, देखकर समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप देखकर भी अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, कि ऑन द बेसिस, मतलब अलग अलग इंडस्ट्री, किस किस टाइप की इंडस्ट्री में हम बांट सकते हैं, इंडस्ट्री को किस किस टाइप में बांट सकते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल, ठीक है, वो रॉ मटीरियल कहाँ से आ रहा है। अगर वो रॉ मटेरियल खेतों से आ रहा है तो हम उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे, सिंपल है ना। अगर रॉ मटेरियल उस इंडस्ट्री का खेतों से आ रहा है उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। जैसे शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री के लिए हमें चीनी बनाने के लिए क्या चाहिए, गन्ना। गन्ना कहाँ से आता है, खेतों से, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। दूसरा होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल खेतों से नहीं आता, ज़मीन से निकाला जाता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करा जाता है, उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। सिंपल है ये भी, ठीक है। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खेतों में तो नहीं उगता, ज़मीन से निकाला जाता है, तो ये हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे के सारे आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, एक होती है बेसिक एंड की इंडस्ट्री। बेसिक एंड की इंडस्ट्री क्या होती है, देखो, जो इंडस्ट्री किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाए, लोगों के लिए नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, जब दूसरी इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाओ उसे बेसिक एंड की इंडस्ट्री कहते हैं। एग्जांपल देता हूं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कैसे? अब जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है, जब वो आयरन प्रोसेस करके बनाते हैं तो क्या आपके घर पे डिलीवर कर देते हैं कि जी ले लो, ये लो, आयरन आ गया? नहीं, वो कार इंडस्ट्री को भेजते हैं, बर्तन बनाने वाली इंडस्ट्री को भेजते हैं, मशीनरी बनाने वाली इंडस्ट्री को भेजते हैं, फिर वो यूज़ करते हैं, फिर कार बनाते हैं, फिर आप उसे खरीदते हो। तो है ना, समझ आ गया ना आपको। जो बेसिक एंड की इंडस्ट्री होती है ना, वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, या दूसरी इंडस्ट्री के लिए फिनिश प्रोडक्ट बनाती है। आई होप ये क्लियर हो गया हो। एक होता है कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो बनाई जाता है डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए, जैसे कि शुगर फैक्ट्री में भेज के क्या करोगे आप? शुगर तो लोगों के पास बिकने के लिए जाएगी। टूथपेस्ट हो गया, अब वो कहाँ जाएगा? वो भी आपके पास बिकने के लिए आएगा। पेपर, वो भी नॉर्मल लोगों के पास डायरेक्टली बिकने के लिए आएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल था ये। जैसे फ़ैन हो गया, पंखा हो गया। अब पंखा, देखो, पंखा मान लो किसी फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है, बंदों को गर्मी लग रही है फैक्ट्री के अंदर, वो यूज़ हो रहा है, तो वो आपका
फिर भी कंज्यूमर इंडस्ट्री कहलाएगा क्योंकि डायरेक्ट यूज़ हो रहा है उसका, ठीक है। यहाँ पर जो लोहा था मैंने आपको बताया था बेसिक एंड की इंडस्ट्री में, उसमें वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। आई होप इसका डिफरेंस समझ आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बड़ा सिंपल है, जिस बिजनेस में 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम के पैसे लगे हुए हो ना, उसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे टॉय इंडस्ट्री, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, टॉय यानी खिलौने वाली इंडस्ट्री। अब कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी हो, उसी का ही होगा, 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा के वही खोलेगा अपनी। तो टॉय इंडस्ट्री ज़्यादातर क्या होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, ठीक है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे लगे हुए हो, ठीक है। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री जिसे हम कह सकते हैं। तो कार इंडस्ट्री में ऑब्वियसली बात है बहुत पैसा लगता है, 4-5 कार मिला ले तभी वो 1 करोड़ की हो जाएगी, तो फिर तो आप हज़ारों कार बना रहे हो, तो आपको पैसे भी बहुत चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, बड़ा ध्यान से सुनना, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बड़ा सिंपल है, अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट की है तो वो आपकी पब्लिक सेक्टर में कहलाएगी, ठीक है। पब्लिक सेक्टर आपकी इंडस्ट्री कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि भेल, सेल, ये खाने वाली भेल नहीं है, इसकी फुल फॉर्म आप बताना मेरे को, ठीक है। ओके, सेल की मैं आपको बता देता हूँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये हो गया, सेल हो गया। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर क्या, जिस इंडस्ट्री को ओन और ऑपरेट कुछ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करे, जैसे कि टिस्को आपको पता है ना, टाटा जी की है, टाटा जी मतलब रतन टाटा जी की, और आपका बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, ठीक है, डाबर इंडस्ट्री हो गया, ये प्राइवेट है, ठीक है। गवर्नमेंट का इसमें कोई शेयर नहीं है, तो ये हो गया प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। एक होता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्री होती है जिसको गवर्नमेंट भी चलाए, जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल भी चलाए। एग्जाम्पल आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, गवर्नमेंट का भी इसमें शेयर है, कुछ प्राइवेट लोगों का भी इसमें शेयर है, दोनों मिलके चला रहे हैं, ठीक है। तो आपका जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री हो गया। मैंने इसमें ना एक एग्जांपल दिया था, ऑल्दो ये सिर्फ समझाने के लिए कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है, ठीक है। वैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, बट एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे दिल्ली मेट्रो हो गई, ठीक है, उसमें कुछ प्राइवेट शेयर भी है, कुछ गवर्नमेंट शेयर भी है, तो वो भी एक तरह से आपका जॉइंट सेक्टर में आता है, ठीक है, जॉइंट वेंचर में आता है, समझ गए ना आप, ठीक है। बट आपको जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में एग्जांपल ऑयल इंडिया लिमिटेड का ही लिखना है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी शेयर और प्राइवेट का भी शेयर है। ओके जी, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इंडस्ट्री प्रोड्यूसर, सप्लायर, वर्कर मिलकर चलाए उसको कहते हैं हम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। मैं मान लो एक खेत में काम करता हूँ, खेत में काम नहीं करता, मेरे गन्ने का खेत है, ठीक है। अब गन्ने में दिक्कत ये है कि गन्ना जो है उसका लिमिटेड टाइम होता है, कुछ ही टाइम तक गन्ना वगैरह उगता है, और जो है मैंने क्या करा, मैंने 2-3 और बंदे ढूंढे जो गन्ना ही उगाते हैं, तो मैंने कहा चलो हम मिल के है ना एक फैक्ट्री डालते हैं चीनी की, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, खुद ही सप्लाई कर रहे हैं, हम उस इंडस्ट्री के मालिक भी हैं, हम उसमें काम भी कर रहे हैं। तो यही होता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। जो सप्लायर होते हैं, मैं ही सप्लायर हूँ, ठीक है, और साथ ही में मैं रॉ मटेरियल भी लेकर आ रहा हूँ, मैं ही उसमें वर्कर भी हूँ, ठीक है, और साथ ही में क्या है कि मैं उसमें काम वगैरह कर रहा हूँ, वर्कर मैंने आपको बता दिया। तो ये होती है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, जिसमें जो सप्लायर हो, वर्कर हो, वही मिलकर चलाए, प्रॉफिट भी बढ़ता है इसमें, ठीक है। और साथ ही में इसका एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र में जो फार्मर होते हैं ना, वही शुगर इंडस्ट्री लगा देते हैं, ठीक है, मिलके। और कोयर इन केरला, कोयर का मतलब होता है वो जो छाल नहीं होती, जैसे वो क्या कहते हैं, नारियल छीलते हो आप तो उसकी छाल होती है, तो वो होती है कोयर। तो कोयर जो होती है, कोयर इंडस्ट्री जो है वो केरला के अंदर एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया हो। और बेस्ड ऑन द बल्क एंड द वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, ये तो बड़ा सिंपल है, जिस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स बहुत भारी होगा उसको हम हैवी इंडस्ट्री कहेंगे। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टन के हिसाब से होता है ना, कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में तो टन के हिसाब से रॉ मटेरियल यूज़ होता है, और फिनिश गुड्स भी बहुत हज़ारों किलो का निकलता है टन के हिसाब से। और एक होती है लाइट इंडस्ट्री, जहाँ पर क्या होता है, बहुत कम रॉ मटेरियल, हल्के रॉ मटेरियल का यूज़ हो रहा हो, और जो फिनिश गुड्स है वो भी हल्का हो, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री, ठीक है, प्लग वगैरह हो गया, सॉकेट वगैरह हो गया, हल्का होता है, ठीक है। तो ये क्या है, लाइट इंडस्ट्री हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। कोई दिक्कत हो ना तो क्वेश्चन पूछ लेना आप मेरे से कमेंट बॉक्स में। चलो जी, अब बात करते हैं हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की, ठीक है, यानी इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या थी, जिनका रॉ मटेरियल खेतों से आता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जिसका खेतों से आता है, सबसे पहले तो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री, ठीक है। अब कॉटन के कपड़े की बात करते हैं हम। कॉटन का जो कपड़ा है वो किससे बनता है, रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन का उगता है, खेतों में उगता है, तो वो क्या है, अपनी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है।
अब देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, बुक में आपको नहीं मिलेगी, मैंने ये इसलिए लिखी हुई है, कहीं बाई चांस आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में आ जाता है ना तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज प्राइमरीली कंसर्न विद द डिजाइन, प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यार्न क्लोथ्स एंड क्लोथिंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, मतलब बहुत यूनिक पोजीशन है इंडियन इकोनॉमी में इसकी। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, जिसमें हम डिज़ाइन देखते हैं, प्रोडक्शन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, किसका, यान का, या मतलब धागे का, और कपड़े वगैरह का, उसी को हम कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के आगे आप कॉटन लगा दो ना तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेफिनेशन बन जाएगी। और इसके आगे अगर जूट लगा दो, जूट आपको पता है ना, वो जो रस्सियाँ होती है जिसकी दिखाऊंगा अभी आगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेफिनेशन बन जाएगी, है ना। बड़ा सिंपल, देखो मैंने इसलिए यहाँ कॉटन में यही लिखा हुआ है कि जस्ट सेम डेफिनेशन, जस्ट राइट कॉटन बिफोर टेक्सटाइल, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल से पहले लिख दो, बात हुई है। ओके, इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है, 1 मार्क्स में भी और ज़्यादा मार्क्स में भी, ठीक है। इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल से लेकर जितने भी चीज़ें यूज़ होती है ना फिनिश प्रोडक्ट तक, वो सारा का सारा इंडिया में ही होता है। कोई भी बाहर का, कोई भी छोटा जो चीज़ होती है ना वो भी बाहर से इंपोर्ट नहीं करी जाती, इंडिया के अंदर ही उसको प्रोसेस किया जाता है। हर चीज़ हम इसमें बिल्कुल ही कंप्लीट है। जैसे कि हमारे इंडिया में फ़ोन बनते हैं, उसमें भी ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होते हैं वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी चीज़ दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं होती, हम खुद ही उसको, रॉ मटेरियल भी यहीं उगता है और पूरा का पूरा फिनिश गुड्स बनाने तक पूरी की पूरी जो चीज़ है वो इंडिया में हमें मिल जाती है। ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ओके, देयर आर 2 टाइप, मैं आपको बता ही चुका हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2 टाइप की होती है, एक तो कॉटन टेक्सटाइल और एक होता है जूट टेक्सटाइल। और मैं आपको बता दूँ, पहली जो टेक्सटाइल मिल थी ना वो लगाई गई थी मुंबई के अंदर, ठीक है। आप मेरे को चेक करके बताना ये कॉटन मिल थी या जूट मिल थी, ठीक है। पहली जो टेक्सटाइल मिल लगाई गई थी वो मुंबई में लगाई गई थी 1854 में, याद रखना ये, ठीक है, मुंबई में। ज़्यादातर आपको इंडस्ट्री है ना जो स्टार्टिंग में लगाई गई थी, मैंने आपको बताया था कोस्ट वाले एरिया में लगाई गई थी, और ये टाइम जो है आपको पता ही है 1947 में मजाद हुए से, उससे पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, तो 1854 में भी हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और अंग्रेजों के टाइम में कोस्टल एरिया में ज़्यादातर इंडस्ट्री होती थी, ठीक है। तो ये आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेफिनेशन सेम। और अब देखो बात सुनना मेरी, इन एंशियंट टाइम या एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल स्पिनिंग हैंडलूम वीविंग टेक्निक, मतलब है ना पुराने टाइम में हम क्या करते थे, जो कॉटन के कपड़े बनाते थे ना वो 2 तरीक़ों से बनाते थे, मतलब 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती थी। एक तो होती थी स्पिनिंग, स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, मेकिंग यार्न, यार्न का मतलब क्या होता है, कॉटन से धागा बनाना, ध्यान से सुनना। स्पिनिंग का मतलब होता है, स्पिनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम कॉटन से धागा बनाते हैं, ठीक है। कॉटन स्पिनिंग का मतलब होता है कि कॉटन से धागा बनाते हैं, ठीक है। और एक होता है हैंडलूम वीविंग टेक्निक। वीविंग का मतलब क्या होता है, जब हम उस धागे से, जो यहाँ पर हमने स्पिनिंग से धागा बनाया था ना, धागे से जब कपड़ा बनाते हैं तो आपका होता है ये वीविंग टेक्निक, ठीक है। अब देखो वीविंग भी है ना 2 तरीके से होती है, एक तो होता है हैंडलूम, हाथों से ही कर रहा है, देखो ये अंकल जी नहीं है, भैया ही लग रहे हैं, तो ये हाथों से कर रहे हैं, तो ये क्या है अपना एक हैंडलूम है, हाथों से ये वीविंग कर रहे हैं, हाथों से कपड़ा बना रहे हैं धागे से, ठीक है। और एक होता है पावर लूम, मशीनों से बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके बनाया जा रहा है, ठीक है जी। अब आते हैं थोड़ा सा हम आगे, 18वीं सेंचुरी में क्या आ गई, पावर लूम आ गई, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली आ गई। उस टाइम हमारे पास तो इतनी थी नहीं, ठीक है, हम तो हाथों से ही करते थे, भैया दिख रहे हैं ये इंडियन ही है, और ऐसे ही बहुत सारे जो लोग थे उस टाइम में इंडियन जो थे वो हाथों से ही कपड़ा बनाते थे। तो दिक्कत ये हुई कि इससे ना जब 18वीं सेंचुरी में पावर लूम आ गई ना, तो हमारे जो ट्रेडिशनल कपड़े बनाने वाले हैं ना उनको बहुत ही पीछे, मतलब वो उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से मशीनों से बने हुए कपड़े आते थे बड़े सस्ते, क्योंकि मशीनों से एक ही बार में 1000-2000 कपड़े निकल जाते थे, और हमारे हाथ से बनाने वाले जो कारीगर है वो हाथों से ही बनाते रह जाते थे, दिन में 2-4 बनाते थे। तो इसकी वजह से हमारे जो कपड़ा इंडस्ट्री में काम करने वाले, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत सेटबैक देखना पड़ा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको आ जाता है, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन की फॉर्म में बताऊंगा मैं आपको। अर्ली ईयर्स यानी स्टार्टिंग में जो कॉटन इंडस्ट्री थी ना वो ज़्यादातर आपके महाराष्ट्र में और गुजरात में देखने के लिए मिलती थी हमें। क्यों? पहली बात तो रॉ कॉटन महाराष्ट्र में आपको पता ही है, ब्लैक सॉइल पे कॉटन बड़ा तगड़ा उगता है, पता है ना आपको। और हमारा जो आई होप आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा हो, याद रखना ब्लैक सॉइल आपकी महाराष्ट्र में मिलती है हमें, और ब्लैक सॉइल पे कॉटन सबसे अच्छा उगता है। तो वहाँ पर आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है, मार्केट भी अच्छी खासी है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मैंने आपको बताया था ना कि आप महाराष्ट्र से भेज भी सकते हो दूसरी कंट्री में, ठीक है।
और साथ ही में आपको पोर्ट फैसिलिटी, वही मैंने आपको बताया, ट्रांसपोर्ट वगैरह, लेबर भी सस्ते वगैरह मिल जाते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं। और वहाँ का क्लाइमेट भी, कहाँ का, गुजरात और महाराष्ट्र का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, जहाँ पर आपका कॉटन वगैरह उग जाए। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर आ गया हो। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद द एग्रीकल्चर एंड वर्कर। आपको पता ही है जो कॉटन इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर से और वर्कर से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? खेतों से आता है ना रॉ मटेरियल। तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गई हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, अब है ना ये देखना कि स्पिनिंग कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड इन द महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। ये मेरी बात सुनना, हमारी कंट्री में कॉटन से, स्पिनिंग का मतलब क्या होता है? कॉटन से धागा बनाना। ठीक है, कॉटन से, रॉ कॉटन से धागा बनाना ही होता है स्पिनिंग। हमारी कंट्री में है ना ये जो स्पिनिंग होती है ये मोस्टली 3 स्टेट में होती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में। ठीक है, वीविंग इज हाईली ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया ना। हमारे ज़्यादातर स्टेट में, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में क्या होता है? धागा बनाया जाता है। ठीक है, बट जो वीविंग टेक्निक है ना, यानी जो कपड़ा बनाया जाता है उस धागे से, वो अलग अलग स्टेट में होता है, मोस्टली हर स्टेट में होता है। ठीक है, आपने देखा होगा हर स्टेट में अलग अलग साड़ी होती है, अलग अलग कपड़े होते हैं। ठीक है, तो जो कपड़ा बनाना की होती है ना, मतलब कपड़ा बनाया जाता है वो अलग अलग स्टेट में बनाया जाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जरी हो गया, सिल्क हो गया, आपने देखा होगा कॉटन की साड़ी हो गई, पता नहीं कोल्हापुरी साड़ी, और भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की साड़ी होती है। अलग अलग स्टेट में कपड़ा बनाया जाता है धागे से। ठीक है, तो हमें समझ आ गया स्पिनिंग, धागा बनाना सिर्फ कुछ स्टेट में होता है, बट जो वीविंग है वो अलग अलग स्टेट में होता है। अब एक दिक्कत है, दिक्कत पता है क्या है? कि हमारा जो धागा बनता है ना, यानी कॉटन से जो धागा बनाया जाता है वो A1 बनाया जाता है, बड़ी कति गदर, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके का धागा बनाया जाता है। इतना बढ़िया धागा बनाते हैं हम कि दूसरी कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर देते हैं उस धागों को। बट हमारी एक दिक्कत है, हमें ना अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं बना पाते। यानी उस धागे से जो कपड़ा बनता है ना, है ना, यहाँ पर ये भैया बना रहे हैं ना ये कपड़ा इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाता इंडिया में। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया की। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अब देखो यहीं पर यही है कि इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन ऑफ स्पिनिंग, यानी धागा बड़ी बढ़िया क्वालिटी का बनता है, बट वीविंग सप्लाई लो क्वालिटी ऑफ फाइबर। ठीक है, यानी जो हमारा फाइबर है, जो हमारा धागा है वो बढ़िया, कपड़ा है, फाइबर यानी कपड़ा, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं कि दूसरी कंट्री में यानी धागा बेचते हैं। ठीक है, दूसरी कंट्री में धागा एक्सपोर्ट करते हैं और उन कंट्री से बना बनाया कपड़ा इंपोर्ट करते हैं कि जी हमको कपड़ा भेज दो, हम धागा भेज रहे हैं, है ना। तो इससे बड़ा नुकसान है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी वीविंग सेक्टर को भी अच्छा इंप्रूव करना चाहिए। देखो, हम धागा अगर अच्छी क्वालिटी का बना रहे हैं, तो अगर हम अपनी वीविंग जो सेक्टर है उसको थोड़ा अच्छा इंप्रूव कर दें, तो हम कपड़ा भी अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे। कपड़ा अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे तो दूसरी कंट्री में हम जहाँ धागा बेच पाते थे 2 रुपये का, अब बना बनाया कपड़ा 100 रुपये का बेचेंगे, है ना। एक तो ये फायदा है, और दूसरी बात है कि अगर हम वीविंग सेक्टर को इंप्रूव करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब भी बढ़ेगी, लोगों को वीविंग सेक्टर में जॉब मिलेगी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब जो वीविंग होती है ना वो 2 जगहों पर होती है। एक तो बड़ी बड़ी मशीनों से, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में होती है। ठीक है, बड़े बड़े मालिक जैसे हो गए ना, वहाँ पर होती है। और एक होता है हैंडलूम और पावर लूम से कॉटेज इंडस्ट्री में, मतलब कुछ ही लोग, जैसे ये भैया हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये अपने घर में ही कर रहे हैं। ठीक है, ये घर ही है उनका और घर में कर रहे हैं ये। ठीक है, हाथों से कर रहे हैं। और कभी कभार कुछ ऐसे लोग होते हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने मशीनें भी लगा ली, बट वो बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं ये, ऐसा कुछ। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ज़्यादातर है ना, हमें क्या करना चाहिए? इनसे, यानी इन लोगों से, यानी जो कॉटेज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, उनके पास ज़्यादा रुई वगैरह भेजनी चाहिए और उनको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए और इनके धागे वगैरह खरीदने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि इनको सपोर्ट करें। क्यों? सिंपल सीधी बात है कि इससे क्या होगा कि कॉटेज इंडस्ट्री ग्रो करेगी, रूरल एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये बंदे तो पहले से अमीर है, बड़ी बड़ी मशीनें जिन्होंने फैक्ट्री में लगा रखी है, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, अंधा पैसा है। बट अगर हैंडलूम और पावर लूम की बात करें, बंदे गरीब हैं, इनको बहुत सेटबैक मिला है इस कोरोना के टाइम में, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है इनके साथ। सबसे ज़्यादा जो हमारी इंडस्ट्री खतरे में आई है ना, वो हमारी यही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या मैं कहूँ वीविंग इंडस्ट्री, क्योंकि उनको काम नहीं मिल पा रहा। तो इसी वजह से इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हमें हैंडलूम और पावर लूम, जो कॉटेज इंडस्ट्री घर पे लगा कर बैठे हैं ना, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कौन कौन से चैलेंजेस है जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री इंडिया के अंदर फेस कर रही है? पहली बात तो आउटडेटेड मशीनरी, बाबा आदम के ज़माने की मशीनरी है जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, वही यूज़ कर रहे हैं, कुछ अभी तक हमें इनोवेशन करी नहीं। नेक्स्ट है इरेगुलर पावर सप्लाई। ये जो इरेगुलर पावर सप्लाई है ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना कि चैलेंजेस ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, सब में ये पॉइंट घुसेड़ देना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में बिजली रेगुलर नहीं आती। तो ये एक पॉइंट तो है ही है
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉटन है ना एक कंपटीशन फेस कर रहा है अदर फाइबर इंडस्ट्री। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नायलॉन की तरफ भागते हैं, सस्ता आता है ना, और थोड़ा टिकाऊ होता है, तो इसलिए लोग नायलॉन के कपड़े की तरफ भागते हैं। तो इसलिए कॉटन इंडस्ट्री को ज़्यादातर लोग खरीद नहीं रहे, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यार वीविंग इंडस्ट्री सप्लाई लो क्वालिटी फाइबर। मैं आपको बता ही चुका हूँ, हमारी जो वीविंग सेक्टर है वो क्या है, लो क्वालिटी का फाइबर उगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा हमें पीछे धकेला जा रहा है, क्योंकि अगर हम अच्छी क्वालिटी का कपड़ा भी बनाए तो हम दूसरी कंट्री में भेजकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब बात करते हैं हम दूसरी इंडस्ट्री की, दैट इज जूट इंडस्ट्री है। देखो मैंने खुद गूगल मैप से पिक्चर लेके समझाया आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट है ना हम ही उगाते हैं, जूट भी उगाते हैं और जूट के गुड्स भी उगाते हैं, ठीक है। बट हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं बांग्लादेश के बाद। मतलब इसका मतलब है कि हम सबसे ज़्यादा जूट उगाते तो हैं, बट सबसे ज़्यादा जो बांग्लादेश है वो एक्सपोर्ट करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो यहाँ पर मतलब जूट उगाते हैं ना, वो हम अपनी फैक्ट्री वगैरह में प्रोसेस कर देते हैं। बट बांग्लादेश के पास इतनी फैक्ट्रियाँ ही नहीं है, बांग्लादेश के पास जूट की मिल ही नहीं है जहाँ पर वो जूट से रस्सियाँ बना सके, जूट के बैग्स बना सके। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? दिक्कत ये है कि आपको पता है 1947 में हमारा देश जो था वो टूटा था, आज़ाद तो हुआ था बट टूटा भी था, इंडिया के 2 पार्ट हुए थे, ठीक है। और इस तरफ यानी जो बांग्लादेश वाला एरिया है वो भी अलग हुआ था, और बांग्लादेश को उस टाइम में ना ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान, आज आप देखते हो ना वो पाकिस्तान, बांग्लादेश भी पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है। उसके 2 टुकड़े हमने ही किए हैं, ठीक है। तो जो हमारी कह सकते हैं जो इंडिपेंडेंस हुई थी आज़ादी के बाद, ये जो पार्टीशन हुआ था उसमें ना ज़्यादातर जो मील थी ना, जो हमारी जूट मिल थी वो इंडिया में आ गई। यानी 100 थी ना, तो 100 में से ऑलमोस्ट 75 जो मिलें थी वो इंडिया में आ गई, ठीक है। और सिर्फ 25 मिलें रह गई बांग्लादेश में। इसी की वजह से वहाँ पर प्रोडक्शन तो अच्छा होता है, उगाया तो अच्छा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाया जाता है वहाँ पर भी। बट दिक्कत की बात यह है कि वहाँ पर मिल्स नहीं है जो प्रोसेस कर सके उस जूट को, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट जूट जो मिल थी ना वो आपकी कोलकाता में 1855 में रिसरा में लगाई गई थी। याद रखना, कॉटन जो हमारी मुंबई के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कब लगाई गई थी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले इंडिया के अंदर मुंबई में 1854 में लगाई गई थी, और जूट मिल 1855 में एक आगे है, तो आप समझ सकते हो, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब है ना इंडिया में ज़्यादातर जो आपकी जूट मिल है ना वो वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के पास, ये देखो ये मैंने गूगल मैप से एक्चुअल पिक्चर ली है, ठीक है। और ये आपकी हुगली रिवर है, हुगली रिवर के पास आप देखो ये क्या है, ये आपकी इंडिया जूट मिल हो गई, ठीक है। फीतागढ़ जूट मिल हो गई, ये सारे के सारे जो रेड डॉट लगे ना जूट मिल है, देखो जूट मिल हो गई, कमरहाटी जूट मिल हो गई, और भी बहुत सारी जूट मिल है, ठीक है, जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ हुगली रिवर के पास है। क्यों जी हुगली रिवर के पास क्यों है? क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर लिखना है, ये रहा, सिंपल है, देखो पॉइंट्स में लिखे हुए, छोटा सा आंसर है। पहली बात तो कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोडक्शन एरिया, यहाँ पर ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना ये रिवर के पास का, यहाँ पर अच्छी खासी प्रोडक्शन होती है जूट की, तो जूट की प्रोडक्शन होती है, वहीं पर इंडस्ट्री लगा दो, रॉ मटेरियल बहुत जल्दी पहुँच जाएगा फैक्ट्री के अंदर, मिल के अंदर। नेक्स्ट है आपका इनएक्सपेंसिव वाटर, आपका ट्रांसपोर्ट, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे? यही नदी है, ठीक है, यहाँ पर जो भी शिप वगैरह ना होती है, डालो अपना जूट, भेज दो कहीं भी जहाँ भेजना है ना। नेक्स्ट है कि सपोर्टेड बाय द गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, यहाँ पर रेलवे का जो कनेक्शन है वो भी अच्छा खासा है, तो दूसरे स्टेट में भेजने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट है आपका कि अबेंडेंस ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल या रॉ जूट, जो रॉ जूट होता है ना, यानी जूट को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है आपको, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है हुगली रिवर के पास लगाओगे तो पानी ही पानी है हमारे पास तो, ठीक है। और आपको पता है इतना पानी है वेस्ट बंगाल में जिसकी वजह से बाढ़ भी आ रही है, तो कितना बुरा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिहार एंड यूपी, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। जो हमारे चीप लेबर है ना, मतलब सस्ते दामों पर काम करने के लिए जो राजी हो जाते हैं, वेस्ट बंगाल में मज़दूर, बिहार के बहुत सारे मज़दूर, और यूपी के बहुत सारे मज़दूर, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे मज़दूर, झारखंड के, तो वो यहाँ पर आके आराम से काम कर लेते हैं, तो ये एक उनको पास पड़ता है ये, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़रूरी फैक्टर था जिसकी वजह से ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मार्क्स से इससे अलग क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोलकाता इज़ द लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड द पोर्ट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। इसका मतलब है कि कोलकाता के अंदर क्या है कि अर्बन सेंटर है, चाहे वो बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पोर्ट फैसिलिटी हो गया, ठीक है, जिससे दूसरी कंट्री में भेजा जाए, ये सारी की सारी जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से ज़्यादातर जो वेस्ट बंगाल में हमारी हुगली रिवर के पास जूट मिल्स हमें मिलती है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि चैलेंजेस फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री। पहली बात तो हाई कॉस्ट, बहुत ज़्यादा महंगी बातचीत वाला है ये प्रोडक्ट। जो जूट है, ज़्यादातर लोग जूट के कपड़े, मतलब जूट के कपड़े तो नहीं, जूट का जो थैला होता है वो नहीं खरीदते, थोड़ा महंगा आता है, प्लास्टिक का सस्ता आता है। नेक्स्ट है कि स्टिफ कंपटीशन बाय द सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो स्टिफ कंपटीशन है, मतलब सिंथेटिक जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़े सस्ते आते हैं जूट के कंपैरिजन में, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ जूट इन बांग्लादेश, लॉस ऑफ फॉरेन मार्केट। इतना अब है ना, धीरे धीरे बांग्लादेश भी अपने एरिया के अंदर क्या है, मिल्स लगाने लगा है, जिसकी वजह से वो बनाया प्रोडक्ट फिर दूसरी कंट्री में भेज रहा है। इसकी वजह से हमारी फॉरेन मार्केट जो है वो लूज़ हो रही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने क्या कुछ किया है इसके लिए, ये जो हमारी जो चैलेंजेस है इसको फेस करने के लिए क्या इंडिया ने कुछ किया है? बिल्कुल किया है। एक नेशनल जूट पॉलिसी 2005 इंडिया लेकर आई है, इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है। ऐसा क्यों किया गया है, मतलब ये जूट पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों लेकर आई है? ताकि जो आपकी जूट इंडस्ट्री है, ठीक है, इंक्रीज, CREASE, ठीक है, थोड़ी बहुत यार देख लेना, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह हो जाती है गलती, मैं साथ साथ ही कर रहा हूँ इसलिए स्पेलिंग भी चेक होती जाए आपकी। फॉर्मुलेट बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, मतलब जो गवर्नमेंट है उसने प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, साथ ही में डिमांड इंक्रीज़ करने के लिए, और जो जूट के फार्मर है उनके लिए जूट का प्राइस और जूट के गुड्स को इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए, प्राइस को इंक्रीज़ करने के लिए जूट इंडस्ट्री में गवर्नमेंट एक नेशनल पॉलिसी लेकर आई है, जो 2005 में लेकर आई थी गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं हम तीसरी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की, दैट इज शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ना, क्यों? क्योंकि शुगर जो है आपका वो कहाँ से आता है? आपका खेतों से आता है, ठीक है। शुगर केन जो है वो खेतों से आता है, रॉ मटेरियल शुगर इंडस्ट्री का। तो जो शुगर है वो क्या आपका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, ठीक है। इंडिया फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ उगता है? ब्राज़ील में, ठीक है। और गुड़, खांडसरी वगैरह ये सारे के सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं शुगर से, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ज़्यादातर है ना आपको शुगर इंडस्ट्री बिहार में और यूपी में मिलेगी 60%। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर आपका शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया है, वहाँ पर ज़्यादातर गन्ना उगता है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, गन्ने के अंदर है ना एक सुक्रोज नामक कंटेंट होता है, ठीक है। जैसे आप गन्ने को काटते हो ना, सुक्रोज कंटेंट कम होता रहता है, उसी सुक्रोज कंटेंट की वजह से जो गन्ना है वो मीठा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए पास में फैक्ट्री लगा दो आप, जैसे ही गन्ना काटो वैसी फैक्ट्री में भेज दो, प्रोसेस कर दो, सुक्रोज कम नहीं होगा। जब दूर होती है ना बहुत ज़्यादा फैक्ट्री, तो सुक्रोज कंटेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, गन्ना उतना मीठा नहीं रहता। तो इसी की वजह से ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो यूपी और बिहार में ही है, क्योंकि यूपी और बिहार में बहुत अच्छा खासा गन्ना वगैरह उगता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर। इसका मतलब आपको पता है 2-3 महीने ही रहता है गन्ने का सीज़न, और है ना इसकी वजह से ज़्यादातर ये जो इंडस्ट्री है वो आपकी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, ठीक है। मतलब फार्मर वगैरह खुद, प्रोड्यूसर वगैरह सारे के सारे मिलके ही चलाते हैं, किसको? हमारी इस इंडस्ट्री को, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब ये भी लिखा हुआ है कि मैंने अभी आपको ये बताया कि ज़्यादातर जो हमारी इंडस्ट्री है ना वो यूपी में और बिहार में है, बट अब है ना धीरे धीरे हमारे साउथ पार्ट में, सदर्न पार्ट में और वेस्ट वाले पार्ट में भी बहुत सारी शुगर मिल्स लगने लगी है, ठीक है। क्यों लगने लगी है? सिंपल सीधी बात है कि वहाँ पर भी गन्ना जो है वो बिल्कुल फेवरेबल क्लाइमेट है गन्ना वगैरह उगाने के लिए, तो इसलिए वहाँ पर इंडस्ट्री लगा दी जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वहाँ पर कोऑपरेटिव इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। आपको पता ही है साउथ इंडिया में मैंने बताया था ना, केरला के अंदर वो COIR कोर इंडस्ट्री है ना, वो जो छाल होती है ना गन्ने की कह रहा हूँ मैं, सॉरी, नारियल की, है ना। तो वो जो है वो वाली इंडस्ट्री तो वो भी एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, तो शुगर इंडस्ट्री भी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, ठीक है। चैलेंजेस जो फेस कर रही है, पहली बात तो सीजनल है। सीजनल यानी जो फार्मर है वो पूरे साल नहीं कर पाता, तो इसलिए वो सोचता है कुछ और ही उगा लूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओल्ड एफिशिएंट मेथड है, बड़े पुराने ज़माने के मेथड से ही आज हम चीनी बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट में कभी कभार देरी हो जाती है, जिसकी वजह से सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि ना जो हमारे फार्मर है वो बैगेसिस का मतलब होता है जो वेस्ट बचता है ना, गन्ने की मशीन पे देखा होगा कभी आपने गन्ने का जूस पिया है तो वो निकालते गन्ना तो बहुत सारा वेस्ट बचता है, तो उसको ढंग से वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ओके। अब बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी आई नो, बट एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा, डोंट वरी। जो आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, पहले तो मैं बता दूं एक वो बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है उसका रॉ मटेरियल किस में भेजा जाता है, मतलब रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश गुड्स दूसरी इंडस्ट्री में, कार वगैरह की इंडस्ट्री में भेजा जाता है, ठीक है। बल्कि है, हैवी होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में भी कभी कभार दिक्कत आती है, ओके। और मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ द स्टील ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हमें देखना हो कि कंट्री की डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है नहीं हो रही, तो हम पहले तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ है नहीं है, और
मोर स्पेसिफिकली हम ये देखते हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या ग्रो कर रही है, तो हाँ जी भैया, कंट्री की डेवलपमेंट तो हो रही है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। फिर मैं आपको बता दूं, स्टील को हार्ड करने के लिए ना आयरन और कोकिंग कोल, लाइमस्टोन चाहिए होता है, 4:2:1 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिख लो आएगा। और कुछ अमाउंट में मैग्नीज भी चाहिए होता है, बट ये रेशियो याद रखना आप, ओके। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्टील है वो अलग अलग चीज़ें बनाने में, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, डिफेंस वगैरह, टेलीफोनिक और साइंटिफिक, ये सारी की सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है। और मैं आपको बता दूं, लिबरलाइजेशन एक पॉलिसी थी जो गवर्नमेंट लेकर आई थी 1991 में, ठीक है। उसके बाद हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो हुई थी। अब ये लिबरलाइजेशन क्या है, मतलब पहले ना गवर्नमेंट रोक लगा देती थी, जी आप नहीं खोल सकते इंडस्ट्री, आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं खोल सकते, ये नहीं खोल सकते, ये नहीं खोल सकते। बट 1991 में गवर्नमेंट ने वो सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी, अब कोई भी बंदा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगा सकता था। तो वो जो नए लोग थे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ग्रो करने में इंडिया के अंदर, ठीक है। ओके, हमें कहाँ लगानी चाहिए आयरन का और स्टील का प्लांट कहाँ लगाना चाहिए? पहली बात तो जहाँ पर हमें रॉ मटेरियल मिल जाए अच्छी क्वालिटी का और चीप, तो वहाँ लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुड मार्केट प्लेस, बेचने के लिए जगह भी हो, ठीक है, वहाँ पर हमें बायर मिल जाए, वहाँ पर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है कि चीप स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, ठीक है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिल जाए वहाँ पर, और साथ ही में ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा हो और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, तो वहाँ पर लगानी चाहिए हमको अपनी स्टील प्लांट को, ठीक है। ऐसी कोई जगह है इंडिया के अंदर? बिल्कुल, छोटा नागपुर प्लेटो। इसी की वजह से ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है हमारी स्टील इंडस्ट्री, वो हमें छोटा नागपुर प्लेटो में ही देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि यहीं पर अपनी ज़्यादातर ये आइडियल लोकेशन है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट हमें छोटा नागपुर प्लेटो में मिल जाते हैं। कहाँ पर है छोटा नागपुर प्लेटो, कौन से स्टेट में, वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, लिख लो। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप थोड़ा रिसर्च करो, क्योंकि आप जब खुद थोड़ा ट्राई करते हो ना तो वो आपको याद हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये, ठीक है, लिमिटेड कर लेना इसको। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, ठीक है, ये गवर्नमेंट ओन्ड है। और स्टील प्लांट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो मिनी स्टील प्लांट, पता ही चल रहा है, जो छोटे होते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस, स्टील स्क्रैप्स का, स्पॉन्ज आयरन का, इन सब का यूज़ होता है, ठीक है, ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती इसमें, छोटे होते हैं प्लांट। और एक होता है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, जो बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, हर चीज़ में रॉ मटेरियल, स्टील मेकिंग, रोलिंग, शेपिंग, सब चीज़ करी जाती है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में, ठीक है। एक टाइम ऐसा था जब है ना, जितना चाइना आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करता था ना और यूज़ करता था, उतना ही हम करते थे। बट आज हम चाइना से बहुत पीछे हो गए हैं। क्या रीज़न है, चैलेंजेस क्या क्या हैं जिनकी जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फेस कर रहा है? पहली बात तो लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट एंड द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। इसका मतलब है जो कोकिंग कोल होता है ना, वो बड़ा महंगा है इंडिया के अंदर और बहुत कम जगहों पर है, तो इसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। नेक्स्ट है कि लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो चाइना में है वो लेबर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अच्छे से प्रोसेस कर पा रहे हैं आयरन को, स्टील को, बट हमारे यहाँ जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है थोड़ी कम है। और नेक्स्ट है आपका इरेगुलर सप्लाई, मैंने आपको बताया था पावर सप्लाई जो बिजली है वो बड़ी कमज़ोर है यहाँ पर, इसकी वजह से बड़ी दिक्कत आती है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। नेक्स्ट है आपका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह इतनी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतनी अच्छी खासी नहीं है हमारे इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत पीछे हो गई है चाइना से। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की, ठीक है। सबसे पहले तो यार ये एल्यूमिनियम, ये स्मेल्टिंग क्या होता है? एल्यूमिनियम तो चलो हमें पता है एक मेटल है, स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग का मतलब है एक्सट्रैक्शन मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड मेल्टिंग। जब आप एक ओर में से, बताऊंगा और क्या होता है, ओर में से जब आप मेटल निकालो, तो कैसे मेटल निकालो? गर्म करके, मेल्ट करके, कुछ भी करके, तो उसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, ज़मीन के अंदर से क्या आपको डायरेक्ट एल्यूमिनियम मिलता है? नहीं, आपको ज़मीन के अंदर से मिलता है बॉक्साइट, इसी को ओर कहते हैं, ठीक है। जब किसी मेटल के अंदर इम्प्योरिटी वगैरह मिली भी हो ना, तो उसे ये ओर कहते हैं। तो ये बॉक्साइट है, बॉक्साइट के अंदर एल्यूमिनियम भी होता है और कुछ और जो अलग अलग डिफरेंट मटीरियल है वो भी होते हैं, बट हमें चाहिए एल्यूमिनियम। तो हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, मेल्ट करते हैं, फिर 4 से 6 टन बॉक्साइड में से हम 2 टन एल्यूमिनियम बनाते हैं, बट हमें एल्यूमिनियम भी नहीं चाहिए, वो भी और है एल्यूमिनियम का। तो हम एल्यूमिना को फिर प्रोसेस करते हैं, तो ये 1 टन होगा, ठीक है। तो आपका ये 1 टन एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है। तो समझ आ गया, ये दोनों की दोनों ओर है, और आपको समझ आ गया ना। ये देखो मैंने आपको दिखा भी रखा है, बॉक्साइट जो है वो ये डार्क रेडिश कलर का होता है, रॉक जैसा होता है ये, ठीक है। इसको प्रोसेस करके एल्यूमिना बनाया जाता है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। समझ आ गया स्मेल्टिंग आपको, ठीक है। तो ये जो काम है, ये बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाना, ये इसी इंडस्ट्री में होता है,
ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में होता है। सेकंड लार्जेस्ट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये लाइट है, हल्की होती है, एल्यूमिनियम आपको पता है हल्का होता है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, जंग नहीं लगता इस पर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर है हीट का, ठीक है, और साथ ही में मेलेबल है। मेलेबल का मतलब आप मेरे को बताना, पता होना चाहिए यार, थोड़ा बहुत तो साइंस आपने पढ़ी होगी 9th में और 8th में, पता होगा ही होगा, मेरे को पता है। एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद द अदर मेटल, और है ना ये जो एल्यूमिनियम वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब आप इसको दूसरे मेटल से मिला दो, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होता है? यूटेंसिल, बर्तन वगैरह, वायर वगैरह बनाने के लिए, और कभी कभार क्या, मोस्टली एयरक्राफ्ट बनाने में भी, क्योंकि हल्का होता है एयरक्राफ्ट, जितना हल्का उतना अच्छा होता है, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल है आपके नालको और बाल्को, उड़ीसा के अंदर ज़्यादातर हमें एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट देखने के लिए मिलते हैं। तो ये अपने एल्यूमिनियम प्लांट है, नालको और बाल्को, फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है, और कमेंट में नीचे बताना, ये आपका होमवर्क है, आपको करना है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल, यूपी, केरला, बिहार में भी, बंगाल में भी अपनी ये कौन सी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब भी हम इस इंडस्ट्री की जगह को तय करने के लिए सोचते हैं ना कि हाँ यार यहाँ लगाएंगे या कहाँ पर लगाएंगे, तो दो चीज़ें हमको माइंड में रखनी पड़ती है। पहली बात तो कि वहाँ पर हमको जो है वो रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाए। मैंने अभी क्यों कहा कि उड़ीसा के अंदर ज़्यादातर हमारी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमको जो आपका बॉक्साइट है ना बड़ा सस्ता मिल जाता है और अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है। और नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी भी सही से आती है, मैंने आपको बताया था, हर पॉइंट में घुसा सकते हो। तो ये दो फैक्टर हैं जो कि इसकी लोकेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री क्या होता है? वही डाइंग वगैरह से रिलेटेड जो इंडस्ट्री होती है ना, उसे केमिकल इंडस्ट्री कहते हैं। इंडिया में बहुत फल फूल रही है इस टाइम, पूरे इंडिया में फैल रही है। अच्छा, केमिकल इंडस्ट्री भी दो टाइप की होती है, एक तो ऑर्गेनिक होती है, एक इनऑर्गेनिक होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक क्या होती है? जो ऑर्गेनिक मटीरियल का यूज़ करे, जैसे पेट्रोकेमिकल, वही आपको पता है सिंथेटिक फाइबर वगैरह बनाया जाता है, रबड़ वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। पेट्रोकेमिकल यानी जो नेचर से होता है, जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल वगैरह वगैरह, तो ये आपको नेचर से मिल रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिकल से, ऑर्गेनिक चीज़ों से केमिकल बनाए जाते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री हो गई। एक होती है इनऑर्गेनिक, तो इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है ना वो क्या होता है, नेचर से में नहीं मिलता, हम खुद बनाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं ना हम लैब वगैरह में, वो फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर, एडेसिव पता है ना आपको, वो चिपकाने वाला जो होता है, पेंट और डाई स्टफ, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, सोप वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। बस ये याद रखना कि केमिकल इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल और सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें एक नाइट्रिक एसिड भी है, ये याद रखना आपको, ओके। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इंडस्ट्री की, दैट इज सीमेंट इंडस्ट्री। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है अभी ये। सीमेंट किस लिए यूज़ होता है? रोड बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, फैक्ट्री, ब्रिजेस, ये तो लिख ही लोगे आप। और इस इंडस्ट्री को मतलब के लिए रॉ मटेरियल क्या है, यानी सीमेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है? एक तो लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनिया, जिप्सम। एल्यूमिनिया से क्या बनता है वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, लिख लेना है सारे क्वेश्चन, फिर एक ही बार में बताना, ओके। अगर गलत होगा तो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दूंगा कि हाँ गलत है आपका, ठीक है, या सही है, ओके। नेक्स्ट है कि कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन रेलवे, ठीक है। इसका मतलब है कि इस इंडस्ट्री को क्या क्या चाहिए? इस इंडस्ट्री को कोल चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। जब भी हम सीमेंट इंडस्ट्री लगाते हैं ना तो ये चीज़ें देखते हैं, अगर ये तीन चीज़ें हैं ना उस जगह पर तो हाँ जी लगा दो सीमेंट इंडस्ट्री। पहली जो सीमेंट इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर चेन्नई में लगाई गई थी 1904 के अंदर, याद रखना 1854, 1855, 1904, ठीक है। और हम क्या करते हैं, सीमेंट वगैरह दूसरी कंट्री में भेजते हैं, गल्फ़ कंट्री जो है ना, यूएई हो गया, ये गल्फ़ कंट्री वगैरह हो गया, और अफ्रीका में भी हम भेजते हैं बहुत सारा सीमेंट वगैरह, ठीक है। और मैं आपको बता दूं सीमेंट इंडस्ट्री भी है ना 1989 में बहुत ग्रो कर गई थी। वही रीज़न है लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में। पहले ना गवर्नमेंट कहती थी जी इतने का सीमेंट भेजो, इतने का ही बेचना है आपको, ये नहीं करना। बट फिर ना 1989 में गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन हटा दी, तो जो बंदे कुछ और बेचे थे वो कहते जी हम तो सीमेंट इंडस्ट्री में जाएंगे, कितने मर्जी का प्रोडक्ट बेचेंगे, अपना जितने भी किलो का जितने भी आता है उसका सीमेंट अपनी मर्जी से बेचेंगे कितने भी प्राइस पे। तो इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो करी थी उस टाइम, ओके। और अब बात करते हैं हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको पता ही है, कार वगैरह से रिलेटेड इंडस्ट्री होती है, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, सर्विसेज, पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रक वगैरह, बसेस वगैरह, इसमें ये सारी की सारी चीज़ें आती है। इन 15 सालों में, पिछले 15 सालों में ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आप अपने दादा दादी जी से कभी पूछना कि उन्होंने क्या कभी पोर्श देखी थी, क्या कभी लैम्बोर्गिनी देखी थी, क्या कभी मज़राटी देखी थी, ऑस्टन मार्टिन देखी थी, या नाम भी सुना था इनका, ठीक है, या रेनॉल्ट डस्टर, ऐसी कारों के नाम ही नहीं सुने होंगे उन्होंने। क्यों नहीं सुने होंगे? क्योंकि उस टाइम इंडिया के अंदर थी नहीं,
ठीक है, ना मैन्युफैक्चर होती थी, ना एक्सपोर्ट वगैरह इंडिया के अंदर इंपोर्ट वगैरह होती थी। बट इन 15 सालों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और ये कब हुआ है? जब हमारी गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेकर आई है। लिबरलाइजेशन पॉलिसी का इफेक्ट हर इंडस्ट्री पे पड़ा है, ठीक है। हमने देखा था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे पड़ा है, सीमेंट इंडस्ट्री पे पड़ा है और इस भी इंडस्ट्री पे पड़ा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि दूसरी कंट्री ने हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट किया। जो हमारी लैम्बोर्गिनी हो गई या जो भी ऑस्टन मार्टिन, जो भी इंडस्ट्री हो गई, जो भी कार इंडस्ट्री हो गई, उसने हमारे इंडिया के अंदर, सुजुकी हो गया, जो भी इंडस्ट्री होगी इंडिया के अंदर अपना प्लांट सेटअप किया, जी यहीं लगाएंगे, अब यहीं बनाएंगे और यहीं बेचेंगे। इससे क्या हुआ? कंपटीशन भी इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। हमारे रतन टाटा जी भी सोचने लग गए कि यार ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, हमें भी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और इससे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई, ठीक है। लोगों को बढ़िया क्वालिटी की कार सस्ते दामों पर मिलने लगी, ठीक है। सस्ते दाम नहीं कह सकते, रीजनेबल प्राइस कह सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तो आई, साथ में न्यू टेक्नोलॉजी भी आई, जिसकी वजह से हमारी कार इंडस्ट्री भी ग्लोबल लेवल पर गई, जैसे टाटा ग्लोबल लेवल पे है ना। और मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है हमारी दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर में पाई जाती है। ओके, आई होप ये आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अच्छे से क्लियर हो गया हो। शायद है ना बीच में आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री छुड़वा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है, ठीक है। मैं नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा ना, जीपी लिंक, उसके अंदर ही आपका जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। बट आप सुन लो, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। ओके, पहली बात तो यार फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ना जो फर्टिलाइजर होते हैं वो 2-3 टाइप के होते हैं। पहले तो होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जिसको यूरिया भी कहते हैं, फॉस्फेट होता है, पोटाश होता है और नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अभी मैंने एक वर्ड बोला था पोटाश, ठीक है। स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा जिससे आपको समझ आ जाए अभी के लिए, ठीक है। तो जो पोटाश होता है ना, सबसे बड़ी दिक्कत है कि पोटाश का जो आपका फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज़ होता है, तो वो हमारे पास नहीं है, इंडिया के अंदर उसका रिजर्व नहीं है, इसलिए हमें वो इम्पोर्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। और बट अगर बात करें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की, यूरिया वगैरह की, तो इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अब जो मैं बताने वाला हूँ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, अपने ध्यान से सुनना। 1 मार्क्स का सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आ रखा था, जो अभी 2021 का अभी जो आपका सैम्पल पेपर आया ना, देखो जो आपका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है ना, वो सबसे ज़्यादा ग्रो करी थी एट द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है ना, जब जो गवर्नमेंट है उसने खेती बाड़ी पे, एग्रीकल्चर पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना स्टार्ट किया था, उसकी वजह से ना फार्मर को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ी थी। इसी की वजह से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बहुत ग्रो करी थी एट द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके। और मैं आपको बता दूं और भी अलग अलग स्टेट है, जैसे कि गुजरात हो गया, तमिलनाडु, केरला, यूपी, पंजाब, ये 5 स्टेट ऐसी है, ठीक है, जहाँ पर 50% से ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 50% से ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपका मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। और भी कुछ स्टेट है जैसे एमपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, राजस्थान एटसेट्रा, वो भी है, ठीक है। ओके जी, अब बात करते हैं, आई होप आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ये दोनों सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस इनमें, ठीक है। पहले तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्या होता है आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे टेलीविजन, ठीक है, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, मैनी अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द टेलीकॉम इंडस्ट्री। जो भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो भी आपके इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बनते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर है? वो है अपनी बैंगलोर में, इसीलिए बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिख लो, ओके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंगलोर में, और भी कुछ स्टेट है जैसे मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, बट सबसे ज़्यादा बैंगलोर में, इसलिए बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ओके। अब बात करते हैं हम आईटी सेक्टर की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर क्या होता है? इसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले कुछ चीज़ें बोलता हूँ आपको, फिर आपको शायद ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप है ना रोड पे किसी भी 4 बंदों से पूछोगे ना कि भैया क्या काम करते हो, तो उसमें से एक ना एक तो पक्का बोलेगा कि जी मैं कॉल सेंटर पे काम करता हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। सबसे ज़्यादा जो ग्रो कर रही है वो अपनी बीपीओ इंडस्ट्री कर रही है, ठीक है। और अब है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अमेरिका, कनाडा वगैरह में, ठीक है, अगर कोई बंदा रहता है, उसने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, वो कस्टमर केयर पे कॉल लगाता है ना, तो उसका कॉल कनाडा में नहीं इंडिया में लगता है। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया जो आपके कनाडा वगैरह में जो भी आपका वो कंपनी होगी, वो अगर खुद का कस्टमर केयर खोलेगी ना तो उसको बड़े पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो वर्कर है वो भी बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। इंडिया में थोड़ा सस्ते में काम निपट जाता है, इसलिए वो सर्विसेज जो है वो हमको दे देते हैं। इसी चीज़ को कहते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन की वजह से, जो टेक्नोलॉजी की मदद से जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसी को कहते हैं हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है वो बेंगलोर में, नोएडा में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, पुणे में। आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलोर को,
और आईटी इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है, जैसे मैंने अभी बताया 4 में से एक बंदा आपको मिल जाएगा आईटी सेक्टर का, ठीक है। और जो ये इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा फॉरेन अर्निंग लेकर आई है 2 से 3 साल में, बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है। अब जो बंदा कनाडा से बोल रहा है कि आप हमें फर्स्ट कस्टमर केयर सर्विसेज, मेरे कस्टमर को कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर दो, तो वो रुपये में थोड़ा ना देगा, कनाडा में तो रुपये चलता है नहीं, वो जो भी कनाडा की करेंसी होगी वो आपको पे करेगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ओके जी, सारी इंडस्ट्री आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और जो आपकी वो दूसरी वाली इंडस्ट्री थी ना मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, वो क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से। पहली तो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ये धुआं वगैरह निकलता है, इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इंसानों के, जानवरों के, दोनों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है वाटर पॉल्यूशन। सारा नदी में कूड़ा कचरा अपना एक फैक्ट्री नदी में डालती है, तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेन कल्प्रिट जो है इसके ज़्यादातर ये जो वाटर पॉल्यूशन है, ये पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिक इंडस्ट्री है, पता है ना, मतलब 2 मेटल को मिलाया जाता है, प्लेट चढ़ाई जाती है उस इंडस्ट्री पे, तो उसमें भी जो निकलता है ना मटेरियल, वो भी आपका इस वाटर में डाला जाता है। एक है थर्मल पॉल्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों कंफ्यूज जाते हैं बच्चे वाटर पॉल्यूशन और थर्मल पॉल्यूशन में। थर्मल पॉल्यूशन में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें क्या होता है कि जो भी पानी होता है ना बहुत ही गर्म होता है, मतलब जो भी वेस्ट होता है वो बहुत गर्म होता है, उसको डायरेक्ट पानी में डाल देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो देखो धुआं दिख रहा है ना, तो ये गर्म पानी डाल दिया नदियों में, इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ हार्म होगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा होगा हमारा एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। और एक और बात यार, जो सॉइल है और जो वाटर पॉल्यूशन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे, देखो वाटर पॉल्यूट हुआ तो वो जिस सॉइल पे जाएगा उस सॉइल को भी पॉल्यूट कर देगा, है ना। और एक है नॉइस पॉल्यूशन, लास्ट पॉल्यूशन, जो नॉइस पॉल्यूशन है वो भी आपको पता है इंडस्ट्रीज़ की वजह से बड़ा शोर होता है। ये पर्सन कान बंद करके खड़े हुए हैं क्योंकि इनको शोर बहुत लग रहा है, ठीक है। दिल्ली में तो आपको शांति की जगह मिल जाए तो बस शांति मिल जाए, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। तो नॉइज़ पॉल्यूशन आपको पता ही है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से कभी कभी टेम्पररी इम्पेयरमेंट, मतलब कान हियरिंग प्रॉब्लम आ जाती है, और कभी कभी तो परमानेंट हो जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कभी कभी साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, लोगों का थोड़ा सा ना एंगर लेवल भी बढ़ जाता है, इससे गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है लोगों को, दिल्ली वालों को कुछ जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, ठीक है। आपने रोड पर देखा होगा, दिल्ली के बड़े सुने होंगे आपने किससे, दिल्ली से हुआ ना। तो चलो अब बात करते हैं एनवायरनमेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, यानी इसको कंट्रोल कैसे करें। चलो जी, वाटर की बात करते हैं। वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए पहली बात तो है आप प्रोसेस करो, वाटर को डालने से पहले प्रोसेस कर लो या रिसाइकल कर लो नदी वगैरह में डालने से पहले। नेक्स्ट है कि वाटर को, रेन वाटर हार्वेस्ट करो, पानी को बचाओ और उसी को यूज़ करो, ठीक है, नदी के पानी को वेस्ट मत करो। नेक्स्ट है कि हॉट वाटर को, गर्म पानी को डालने से पहले रिवर में उसको प्रोसेस कर लो, ठंडा कर लो पहले उसमें से, और एफ्लुएंट वगैरह कूड़ा कचरा निकाल लो। और एक ऐसा किया जा सकता है 3 प्रोसेस से। एक तो है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है मैकेनिकल मशीन वगैरह से ग्राइंडिंग वगैरह और सेडिमेंटेशन अलग किया जाता है। दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ तो आप अच्छे समझ पाओगे। आपने देखा गंगा जो साफ़ करी जाती है उसके प्रोजेक्ट के लिए ना कछुओं को ट्रेन किया गया है, ये मैंने एक न्यूज़ चैनल पे देखा था। तो कछुओं को ट्रेन किया गया है ताकि वो कूड़ा वगैरह एक जगह से दूसरी जगह लेकर मतलब सफाई कर दे उस नदी की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, मशीन वगैरह का यूज़ नहीं किया गया। पहले तो मशीन वगैरह का यूज़ करो, दूसरा आपको बायोलॉजिकल प्रोसेस, और तीसरा है बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल, तीनों प्रोसेस का यूज़ करके कैसे भी वाटर को वेस्ट होने से बचाओ, ठीक है। बायोलॉजिकल आपको पता ही है, और ये मछलियाँ वगैरह जो मैंने आपको बताया। केमिकल वगैरह, कुछ केमिकल वगैरह डाल दो बट पानी को साफ रखो। फिजिकल मैं आपको बता ही चुका हूँ, मशीन वगैरह लगा के, ओके। अब ये एयर पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं जी। पहली बात तो एयर पॉल्यूशन को अगर आपको कम करना है ना, तो आप क्या करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर और स्क्रबर और इनर्शियल सेपरेटर लगाओ। अभी होते क्या है, ये है ना, जब देखो मशीन से जैसे ये फैक्ट्री से धुआं उठता है ना, तो पहली बात तो है आप क्या करो, इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो। कहाँ गया, ये रहा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ। इससे क्या होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे ना बड़े बड़े, ठीक है, पार्टिकुलेट्स जिसे कहते हैं, वो पार्टिकल्स होंगे ना, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नीचे आ जाएंगे। देखो नीचे जा रहा है ना, तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का फ़ायदा, ठीक है। तो जो क्लीन, जो आपकी एयर होती है वही बाहर निकलती है, जो क्लीन, या अभी धुआं निकल रहा है नहीं निकलेगा, क्लीन एयर ही बाहर निकलेगी, ठीक है। पहला फ़ायदा तो ये होता है इसका। दूसरा एक तो फैब्रिक फ़िल्टर मतलब कपड़ा लगा दो कोई, ठीक है, तो इसमें यहाँ से जाएगा कोई भी धुआं वगैरह जो भी आप डालना चाह रहे हो, यहाँ से देखो डर्ट गैस गई यहाँ पर, तो जो भी डर्ट होगा यहाँ पर फंस जाएगा और क्लीन गैस बाहर निकलेगी। फैब्रिक फ़िल्टर इसे कहते हैं, कपड़ा लगा दो एक, ठीक
ठीक है। और नेक्स्ट आपका इनर्शियल सेपरेटर, ये आपने थोड़ा फिजिक्स वगैरह मेरे से अच्छा जानते होगे आप। तो इसमें क्या होता है, इनर्शिया का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इनर्शिया की यूज़ की वजह से ऐसे बार बार बहुत तेज़ रफ्तार से हवा वगैरह पास करी जाती है, तो ऐसे घूम घूम के वो नीचे सीधा ड्रॉप हो जाती है और क्लीन गैस ही बाहर निकलती है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो क्या, अपना ये सारी की सारी चीज़ें। और एक और तरीका है कि आप है ना जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें क्या करो, कोल वगैरह की जगह गैस वगैरह का यूज़ करो, ऑयल का यूज़ करो, जिससे क्या हो, ज़्यादा धुआं ना हो, ठीक है। नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करने के लिए पहली बात मशीनरी में साइलेंसर लगाओ, मशीन ज़्यादा शोर ना करे। और दूसरी बात है अपने कानों में ईयर प्लग डालो, जिससे आपका दिमाग शोर ना करे, ठीक है, शांति रहे आपके दिमाग में। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें में से कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी इंडस्ट्री कर भी रही है? हाँ बिल्कुल, एक है एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी की फुल फॉर्म है ना, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, लिखी है वहाँ, यहाँ पर नहीं लिखी, कोई नहीं, आप मेरे को एनटीपीसी की जो फुल फॉर्म है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप आपको पता और पता होनी भी चाहिए, ठीक है। तो एनटीपीसी जो है वो ये काम कर रही है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से उसे सर्टिफाइड किया गया है, आईएसओ सर्टिफाइड किया गया उसे, ठीक है। वो ये 5 चीज़ें कर रही है। क्या, पहली बात तो न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। जितनी ज़्यादा चीज़ें पुरानी होती जाती है ना, उतना ही पॉल्यूशन करती है, तो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन, मतलब है ना कम से कम जो कचरा है उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कचरे को प्रोसेस करने की सोचते हैं, उसको ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट हो जाता है, थोड़ा कम से कम वेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रीन बेल्ट, अपने आसपास फैक्ट्री के आसपास है ना जितने हो सके पेड़ वगैरह लगा दो, ठीक है, एफॉरेस्टेशन कर दो, ये कर रहे हैं वो। और साथ ही में रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन थ्रू द ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें, यानी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को भी अलग से पॉन्ड बना रखा है, पानी ठंडा करके डालते हैं, नदियों में डालते हैं तो साफ़ करके डालते हैं, ये चीज़ कर रहे हैं। और साथ ही में इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग भी करते हैं, हर साल देखते हैं कि भैया इस साल हमने कितना अच्छा किया है, हमने पॉल्यूशन को सेव किया नहीं किया, और अगले साल और करेंगे, तो ऐसे रिव्यू करते रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आपको अलग अलग पार्ट में देखना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा सकते हो। इस चैप्टर के मैं एमसीक्यू भी अपलोड कर चुका हूँ, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं ना, 5-10 क्वेश्चन है, मैं आपको 5-10 तो नहीं होंगे, 15-20 क्वेश्चन होंगे वो, ठीक है। एमसीक्यू भी अपलोड कर चुका हूँ, 1-1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू देख लो, खत्म है, 50-60 एमसीक्यू बताए हैं, वो कर लो, खत्म है ये चैप्टर। और साथ ही में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, अगर वो आपने कर लिए, क्योंकि रिपीट होते हैं, आप खुद देखोगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एक बार 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है और वही मैंने उसमें इंक्लूड किया है, तो इसलिए वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जानबूझ के और वाले लिखे हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो वो भी मैंने बताया, तो वो वीडियो जाकर जरूर देखना, ठीक है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट जीपी लिंक में मिलेगा, तो आप देख लेना जीपी लिंक को कैसे खोलते हैं। वैसे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी दे रखी है, हाउ टू ओपन जीपी लिंक, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और एक और बात यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मेरे को लगा नहीं है मेरे को बोलने की ज़रूरत है, बट यार सब्सक्राइब करें करो, ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, उनको अच्छी लगती है, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते यार? चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं कोई एक चैप्टर बना के रुकने नहीं वाला, आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड कर रहा हूँ, मैं हो ही चुका है ऑलमोस्ट, इंग्लिश मीडियम का सब कुछ अपलोड हो चुका है, एमसीक्यू अपलोड हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, शॉर्ट नोट अपलोड कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ। तो सब्सक्राइब करा करो यार, सपोर्ट मिलता है इससे आगे बढ़ने का, ठीक है। मेरे को नहीं, उस हर बंदे को यूट्यूब पे सपोर्ट करो जिसको आप मतलब लगता है कि हाँ यार ये मेरी हेल्प कर रहा है, मेरे लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कर। और एक और बात यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक ऑल्दो मैंने कुछ अपलोड नहीं किया उस पर, बट आप फिर भी देखोगे उस पर 1550 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्निंग करी, आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में पैसे से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आती है, तो सिर्फ यूट्यूब नहीं और भी अलग प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जिससे मैं अर्न करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ईजी रहे, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, इस चैनल की भी और उस चैनल की भी, ठीक है। बाकी आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर फॉलो कर सकते हो। नोट्स के लिए अगर ना हो तो सीधा आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।